Welcome students to Synopsis IAS. I am Dr. Mohammad Zia. This is the 15th lecture in the medieval history, and today we'll be talking about the later Mughals and the fall of Mughal Empire. Now, till now, whatever we have studied about Mughal Empire, that is considered to be the glorious period of Mughal Empire. No doubt, the things started by Babur. Somehow it was like fumbled up by Humayun, but later consolidated by Akbar, and then both consolidation and disintegration was done by Aurangzeb. So, in the initial phases, when he was in Deccan, the consolidation of Mughal Empire was done by him towards Deccan, but when he was concentrating towards the northwest border, वहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से हुमायूं जो है औरंगजेब जो है वो डेक्कन की तरफ से ही वॉज इन डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन विद मराठास, जाट, सतनामी, सिखों का रिवोल्ट, सारी चीज़ें होती हैं। सो आज की कहानी है उन मुगल्स के बारे में, क्योंकि एक कॉमन बड़ा ही जब मैंने देखा है, बच्चों में भी देखा है जो 6, 7, 8, 9 के होते हैं, और हमारे एस्पिरेंट्स भी जो प्रिपरेशन करने से पहले जब आते हैं, अभी नहीं, पहले जब आते हैं, तो वो कहते हैं सर औरंगजेब के बाद जो है बहादुर शाह जफर। लेकिन खुद सोचिए, औरंगजेब जो है ही डाइड इन 1707, बहादुर शाह जफर वॉज देयर इन 1857 रिवोल्ट। 150 साल क्या हुआ, बहुत कुछ हुआ, और हर बादशाह के साथ, हर रूलर के साथ। इसलिए मुगल में हम ये नहीं कह सकते कि द लास्ट रूलर वाज नो डाउट बहादुर शाह जफर, जिसका राज था, जो राजा था नाम का। लेकिन अगर आप किसी को कहो कि लास्ट मुगल एम्परर कौन था, तो वो वो औरंगजेब था, जिसने एक एम्पायर को रूल किया। एक बड़ा टर्म है, एक बड़ा डिनोशन है of strength and power. So let us begin that with the later Mughals. So औरंगजेब की इमीडिएट बाद कौन आया? औरंगजेब की इमीडिएट बाद आते हैं बहादुर शाह 1. So जो चीज़ शाहजहां के दौर से चल रही थी, this thing, वॉर ऑफ सक्सेशन, तो वो यहाँ भी होता है। औरंगजेब के 3 बेटे थे, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। सो मुअज्जम जो है वो काबुल में था, आजम जो है गुजरात में था, और कामबख्श जो है वो दक्कन में था। एंड आजम जो है वो अहमदनगर की तरफ आता है, और ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एम्परर। यही काम कामबख्श भी करता है। ही आल्सो डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज अ सॉवरेन रूलर एंड कॉन्कर्ड प्लेसेस लाइक गुलबर्गा एंड हैदराबाद। तो हर कोई, क्योंकि अब ये औरंगजेब ने अनाउंस नहीं किया कि हु विल बी माय सक्सेसर, और अनाउंस कर भी देते तो फर्क क्या पड़ना था, क्योंकि शाहजहां ने तो अनाउंस किया था दारा शिकोह को, लेकिन औरंगजेब नहीं माना, और औरंगजेब जो है दिल्ली पे उसने हमला किया। तो वो चीज़ यहाँ भी थी। दिस वाज वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ फॉल ऑफ मुगल एम्पायर, द वॉर ऑफ सक्सेशन। सो मुअज्जम जो है वो उसने 1707 में आगरा के पास जुजाओं में आजम को हराया, और 1708 में हैदराबाद के पास कामबख्श को हराया। एंड मुअज्जम जो है वो he emerged victorious and ascended the Mughal throne with the title of Bahadur Shah I, also known as Shah Alam I. Not important. 5 साल रूल किया. He was the first and the last of the later Mughals. Later Mughals means जो ये औरंगजेब के बाद आए. So when we say later Mughals, we are talking of 1707 to 1857. So he was the last, rather the first and the last Mughal ruler to exercise the real authority. I will be going just in very brief about this rulers, not much important, but just as a part of syllabus we are covering it. फिर उनके बाद आते हैं जहांदार शाह, और फिर वही पुरानी कहानी मुगलों की फिर वॉर ऑफ सक्सेशन होता है। किसके बाद? बहादुर शाह की डेथ के बाद। 4 बेटे थे, जहांदार शाह, रफीउशान, अजीमुशान और जहांशाह। ये चारों आपस में लड़ते हैं, और ये जहांदार शाह जो है ये विक्टोरियस होता है। जहांदार शाह वॉज अ वीक रूलर, और लेकिन उसकी जो मदद की अगेन रूल, तो जैसे ही यहाँ पे आप देखोगे नोबल्स विल इमर्ज। तो जैसे ही मुगल वीक होगा, नोबल राइज करेगा। तो यहाँ पे जहांदार शाह जो है एक वीक रूलर है,
वीक रूलर की तरह डिपिक्ट होता है, और उसकी टाइम पे ही वाज रूलिंग विद द हेल्प ऑफ जुल्फिकार खान, and this Zulfikar Khan was the wazir of Jahandar Shah. So he could rule only for a year, that's 1712 to 1713. फिर उसके बाद आते हैं फॉर अगले 6 years, I believe, yes, 7 years, 6-7 years is Farooq Siyar. He came with the power of Sayyid brothers. Now the Sayyid brothers are going to play a very important role is at this point of time, क्योंकि ये वो दौर है जब जो छोटी छोटी रियासतें थी वो अपने आप को अलग कर रही थी मुगल एम्पायर से. तो अब्दुल्ला खान, हसनैन अली खान बरहा, ये जो थे ये दोनों भाई थे, सैयद ब्रदर्स इनको कहा गया, और ये किंग मेकर वाला काम कर रहे थे. किंग मेकर थे, और इनको जब इनकी पोजीशन इतनी इंपॉर्टेंट थी that they were being made wazir and Mir Bakshi, और very soon these brothers were in a condition कि ये मुगल एक्चुअली मुगल मुझे कहना चाहिए गवर्नेंस कह लो या पॉलिटिकल अफेयर्स कह लो, उनको जो है ये डोमिनेट कर रहे थे. मींस दे हैव कम टू एट सच अ इम्पोर्टेंट पोजीशन, एंड दे वर कंट्रोलिंग बेसिकली द मुगल अफेयर्स. देन द सैयद ब्रदर्स वर कन्विंस्ड दैट इफ ये जो मतलब उनको एक चीज जो कहते हैं ना, अंग्रेजी का अल्फाज है मेगैलोमेनिया, तो इनको जो है ना ये वाली बीमारी हो गई. मतलब इनको ये लगने लगा कि अब जो है हम ही हैं, और जब तक अथॉरिटी हमारे हाथ में है तब तक जो है ये एम्पायर बचा हुआ है, वरना हम चले गए तो जो है ये पूरा जो मुल्क है, ये जो पूरी सल्तनत है, ये जो पूरा मुगल एम्पायर है, ये तबाह हो जाएगा. बट this led them to have a struggle for power between the emperor और सैयद ब्रदर्स. मतलब यहाँ तक आते आते आप समझ सकते हो मुगलों की हालात इतनी खराब हो गई कि पहले तो मतलब कम से कम भाई आपस में लड़ रहे थे, लेकिन अब वो नोबल से लड़ रहे हैं कि नोबल इज ट्राइंग टू ओवरथ्रो द देम, और उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है. और बड़ी चीज ये है कि एम्परर कोशिश कर रहा है कि आई वॉन्ट टू ओवरथ्रो दिस ब्रदर्स, बट वो नहीं कर पाता है. फाइनली क्या होता है, वो खुद ही हार जाता है. फारूक सियार वाज डिपोज्ड एंड किल्ड इन 1790. इसके बाद आते हैं मोहम्मद शाह रंगीला. सो उन्होंने क्विकली ये जो सैयद ब्रदर्स हैं उन्होंने फिर वो, लेकिन वो चीज़ जो है बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने मेंटेन की कि इट विल बी द रॉयल ब्लड हु विल बी सिटिंग ऑन द थ्रोन. सो ही क्विकली रेज्ड 2 young princes, रफ़ीउद्दरजात एंड रफ़ीउद्दौला शाहजहां II, who died within months. So finally रोशन अख्तर, जहां शाह, वो जो 4 बेटे थे वहां से जो है रोशन अख्तर जो है उसको मोहम्मद शाह का टाइटल ये देते हैं और कहते हैं कि जो है अब तुम रूल करोगे. एंड क्योंकि इस टाइम तक मराठास दे वर राइजिंग टू द पावर, और बहुत सारे ऐसे मुगलिया सूबे थे जिन्होंने अपने आप को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया, अपने आप को अपनी खुद मुख्तारी को डिक्लेयर किया और रूल करने लगे, चाहे वो बिहार हो, बंगाल हो, हैदराबाद हो. तो ये वो दौर था जब मुगल जो सूबे थे वो अपने आप में रियासतों में कन्वर्ट हो रहे थे. और नो डाउट व्हाट ही इनहेरिटेड दिस पर्सन, मोहम्मद शाह रंगीला वैसे इनको कहा जाता था, और he was the one who actually faced the invasion of Nadir Shah 1738-1739 में. नादिर शाह जो दिल्ली पे हमला करता है, and this is a very important juncture in history. The reason being, यहाँ तक औरंगजेब की डेथ के बाद ये तो सबको पता था कि, और देखो अब ये वो दौर है जब अंग्रेज भी आ चुके हैं, फ्रेंच भी हैं, और हर किसी को जो है हिंदुस्तान पर कब्जा करना है. लेकिन अभी तक ये डर था कि नहीं, मुगल्स वर लाइक अ स्ट्रॉन्ग पावर हु आर सिटिंग एट द थ्रोन ऑफ दिल्ली. तो नादिर शाह जब आया और नादिर शाह ने अटैक किया और उसने मतलब कहा जाता दिल्ली में तांडव किया था, इस हिसाब से दिल्ली को लूटा, मतलब तबाह कर दिया दिल्ली को. तो इसने एक मैसेज दिया किसे, जो बाकी रूलर्स थे, जो बाकी नजर गड़ाए बैठे थे, चाहे वो अंग्रेज हों चाहे वो फ्रेंच हों, that now the master is gone, now there is no one to save Delhi. Means the stronghold जिसने उन्हें रोका हुआ था ट्रेड से आगे और कुछ करने को, वो चीज अब खत्म हो गई है. now India is headless means not as in head as in noun, but no, the pronoun head.
कि अब now there is no head of the state. So this was there. उसके बाद आता है अहमद शाह. Ahmad Shah was he came after Muhammad Shah and और यहाँ पे आप देखोगे कि अब इतने बुरे हालात में आ चुकी थी मुगल जो नस्ल थी कि अब जो वो नोबल्स थे वो आपस में लड़ रहे थे कि पावर कौन लेगा. मतलब पहले क्या हुआ, भाइयों भाइयों में झगड़ा हुआ कि पावर कौन लेगा, चलो एक्सेप्टेबल, ठीक है, मान ली बात. फिर क्या हुआ, सिगेत ब्रदर्स के दौर में वो झगड़ा जो है वो किस किस के बीच हो गया, वो झगड़ा हो गया नोबल्स और राजा के बीच कि who will survive, who will dominate. और अब ये 1748 1754 तक आते आते क्या हुआ, that now the Irani and the Turani nobles, they are fighting among themselves that who will dominate the power. इसका फायदा उठाया अहमद शाह अब्दाली ने, और he invaded India twice, 1749 and 1752, और वो दिल्ली तक आया. और ये अहमद शाह अब्दाली आगे जाके थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठा से लड़ेगा. देन कम्स आलमगीर 2, और फिर क्या हुआ, अहमद शाह को हटना पड़ा. इमादुल मुल्क raised Azizuddin, Jahandar Shah's son, on the throne and styled himself after Aurangzeb as Alamgir II. तो लगा ठीक है, मैं औरंगजेब जैसा बन के दिखाता हूँ. And he called himself as Alamgir II. And the military and the financial position of the country during this period become worst. और हालत ये थे कि जो ट्रूप्स थे ना, मतलब जो घर में काम कर रहे थे, जो सिपह सलार थे, जो सिपाही थे, जो इधर उधर काम कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने घर की चीजें चोरी करके और बाजार में बेचना शुरू किया. ना सिर्फ वो महल से चीजें चोरी कर रहे थे, बल्कि वजीर और जो नोबल्स थे, जो उनके घरों से चीजें चोरी करके जो है वो बाजार में बेच रहे थे. मतलब अब मुगलिया सल्तनत जो इतना एक हैवी डिस्क्रिप्शन था, उसकी ये हालत हो चुकी थी. फिर क्या हुआ, 1757 अहमद शाह अब्दाली इन्वेडेड दिल्ली एंड द इंपीरियल सिटी वाज प्लंडर्ड. उसके बाद आते हैं शाहजहां 3, 1759 to 60. अब तक तो अब इधर तो अंग्रेजों ने भी अब डुअल रूल की शुरुआत की तरफ बढ़ चुके हैं, क्योंकि प्लासी हो चुका है 1757. मुहिउल मिल्लत, ग्रैंडसन ऑफ काम बख्श, वो वहां से औरंगजेब के बेटे का पोता काम बख्श का, और इमादुल मुल्क. अब ये एक नया जो है कहना चाहिए एक नोबल आया जिसने जो अलग ही तरीके से चलेगा. सो बट इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं. जस्ट ओनली थिंग दैट ही वाज grandson of Aurangzeb's son, or rather he was the great grandson of Aurangzeb, and he was deposed by the Marathas who captured Delhi in 1760. तो 1760 में क्या हुआ, मराठाओं ने दिल्ली पे कब्जा कर लिया. उसके बाद 1759 से 1806, so this was a long period. Ali Gauhar, son of Alamgir II, became the Mughal emperor 1759 and took up the title of Shah Alam II. ये वही शाह आलम सेकंड है जो बैटल ऑफ बक्सर में भी होंगे और जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में भी होंगे. Then ultimately in January 1772 he was reinstated at Delhi by the Marathas. Regulating Act आता है. This was Warren Hastings जिसने ये सारी चीज़ों में ध्यान दिया. Then Ghulam Qadir occupied Delhi in 1788 and blinded Shah Alam II and deposed him. In 1803 Delhi was captured by English after Lord Lake defeated Marathas and Shah Alam became the British pensioner. तो important यहाँ ये था कि अब 1707 में औरंगजेब के बाद जो मुगल्स आए उनके हालात इतने बिगड़ते गए, और यहाँ 100 साल भी नहीं हुए भी, और जिस सल्तनत को जिस पे उन्होंने 300 साल 350 साल करीब राज किया, उसका आलम ये हो गया कि अब जो मुगल हैं 1803 में आके वो ब्रिटिश पेंशनर बन जाते हैं. डेविड ऑक्टरलॉनी became the first resident, so this is important. Then Akbar Shah II 1806 to 1837, और Shah Alam II के बाद उसका बेटा अकबर शाह जो है वो बनता है. And it was Akbar Shah who sent Raja Ram Mohan Roy to England to seek a raise in pension. मतलब उनको लगा कि ठीक है सरकार पेंशन दे दो, तो पेंशन बढ़ानी है तो खुद तो जा नहीं सकते भीख मांगने कि जो है हमारी पेंशन बढ़ा दो. तो क्या हुआ, उन्होंने राजा राम मोहन रॉय को भेजा, और जो अंग्रेज जो उन्हें नजर दिया करते थे that the gift involving sovereign status
वो भी सब ख़त्म किया, नज़र कहा जाता था, तो वो भी ख़त्म कर दिया लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1813 में. एंड दिस वाज लाइक what we are studying at this point is just what to call the ruins of Mughal Empire. फिर आखिर में आते हैं हमारे बहादुर शाह टू, बहादुर शाह जफर. अकबर टू के बाद वही आता है और ही वॉज अलाउड टू रिटेन द इम्पीरियल टाइटल, मतलब सिर्फ टाइटल मिल जाएगा. ही हैड फॉन्ड लव ऑफ पोइट्री एंड हैड द टाइटल जफर. तो ये जितने बड़े शायर हम सुनते हैं, चाहे वो उस्ताद ज़ौक़ हों, उस्ताद ज़ौक़ जो हैं वो बहादुर शाह जफर के उस्ताद थे, और मिर्ज़ा गालिब हों, तो ये भाई साहब क्या करते थे, बहादुर शाह जफर, मतलब ये एक अजीब कैरेक्टर हुआ. ये हर थर्सडे की शाम को जो है अपने दरबार में मुशायरा लगाते थे, चाहे वो मोमिन हो, चाहे वो दाग हो, चाहे वो दाग क्या ज़ौक़ हो या मिर्ज़ा गालिब हो. तो ये बुला के, इतने बड़े बड़े शायर उस दौर में थे दिल्ली में, तो वो बुला के मुशायरा कराया करते थे देखने के लिए. तो ये आलम था इन लोगों का. और जब 1857 का गदर हुआ, और उसमें जो 1857 की बगावत थी, उसमें आप देखोगे कि मेरठ से जब कैंटोनमेंट को वो इंडियन सोल्जर्स जो है वो पूरा लूट के, और कैंटोनमेंट से जो है सब असलहा लेके वो जाते हैं दिल्ली की तरफ. उन्होंने कहा फिर भी एक कोशिश कर लेते हैं. पता था सबको कि 80-85 साल उम्र हो चुकी है इन भाई साहब की, लेकिन सिर्फ एक नाम चाहिए था मुगल का कि हाँ ठीक है, ये जो है, ये मुगल्स जो हैं दे आर हियर. सो इन्होंने क्या किया, उनको कहा कि ठीक है, तुम राजा जो है वी विल. तो उन्होंने कहा ठीक है. और ये बहादुर शाह जफर ने भी यहाँ सिर्फ इसलिए, क्योंकि वो खुद तो लड़ नहीं सकते थे, उनकी जगह जो है बख्त खान लड़ रहे थे, और भी डिफरेंट कमांडर्स थे वो लड़ रहे थे. तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर इन केस इफ दिस रिवोल्ट, दिस रेवोल्यूशन इज सक्सेसफुल, शायद मुझे मौका मिल जाए कि मैं मुगलों का जो डूबा हुआ नाम है उसे वापस जिंदा कर सकूं. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. द रिवोल्ट वाज सप्रेस्ड एंड ही वाज कैप्चर्ड एंड ट्राइड बाय ब्रिटिश. और फिर उन्हें जो है 1862 में उनको रंगून भेज दिया गया, एंड दे ओनली ही डाइड इन 1862, एंड दिस एंडेड द मुगल डायनेस्टी इन इंडिया. नाउ दिस इज द पार्ट व्हिच इज थोड़ा सा एग्जामिनेशन के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार लोग इसे मिस कर देते हैं. अब बात करते हैं कि ये हुआ क्यों, मतलब कि क्या ऐसी वजूहात थी जिसकी वजह से ये जिसने जो है इस मुगलिया सल्तनत, जो इतना हैवी सा नाम था, उसको जो है इस हालत पे ला दिया कि जो ब्रिटिश हैं वो पेंशन दे रहे थे इन्हें. सो पहली चीज़, वॉर ऑफ सक्सेशन पहला रीज़न है, क्योंकि ये द लॉ ऑफ प्राइमोजेनिटी ये फॉलो नहीं कर रहे थे. मतलब ये वो मेंटेन नहीं कर रहे थे कि पिता के बाद जो है बड़ा बेटा जो है वो राजा बनेगा. मतलब पिता तो मर गया, उसके बाद जो है सभी जितने भाई जिंदा हैं सबने तलवार उठा ली. कॉन्सिक्वेंटली हर बार जब कोई मरा है तो एक वॉर ऑफ सक्सेशन जो है एटलीस्ट मिनिमम बिटवीन द ब्रदर्स ऑफ द थ्रोन ये डेफिनेटली हुआ है. एंड अल्टीमेटली दिस रिजल्टेड इन व्हाट दैट दिस वीकेंड द मुगल एम्पायर, स्पेशली आफ्टर औरंगजेब. औरंगजेब तक किसी हिम्मत भी नहीं होगी, इतना कुछ कर लेता. लेकिन औरंगजेब के बाद हम देखते हैं कि देयर वर मेनी एंड द सिचुएशन बिकेम वर्स्ट विद एवरी पासिंग जनरेशन. उसके अलावा ये जो नोबल्स का रोल था, इन्होंने भी जो है इस चीज़ को, इस वॉर ऑफ सक्सेशन को हवा दी. फिर द सक्सेसर्स ऑफ औरंगजेब वर वीक एंड बिकेम विक्टिम्स ऑफ द इंट्रिग्स एंड द कॉन्स्पिरेसीज ऑफ द फैक्शन रिडन नोबल्स. तो वो जो है वो नोबल्स जो चक्र चला रहे थे और जो कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे उसमें फंसते चले गए. दे वर नॉट स्मार्ट इनफ लाइक औरंगजेब दैट दे कुड कीप नोबल्स इन देयर प्लेस. और ये हमने देखा, चाहे वो इमादत वो हो या सैयद ब्रदर्स हो, दोनों के वक्त में नोबल्स बिकेम rather more important and more constant than king. मतलब राजा, नोबल्स उतनी जल्दी नहीं बदलते थे जितना जल्दी राजा बदल जाता था. एंड these were like inefficient generals who were incapable of suppressing the revolts. Then empty treasury, तो वो construction और ये long war of Aurangzeb and the zeal for construction by Shah Jahan, this became one of the major reason of war of, क्योंकि पैसा ही नहीं बचा तो एम्पायर कहाँ से चलेगा. देन इन्वेजन्स, इस दौरान हम देखते हैं नादिर शाह भी आता है, अहमद शब्दाली भी आता है.
और इन सब के इन्वेजन की वजह से क्या होता है, जो मुगल सल्तनत है, जो मुगल राज है, वो वीक हो जाता है. एंड ultimately this, apart from becoming weak and unstable, these invasions sent that shiver, that message throughout, not only in India, throughout the world, that now the old guard of the country is down. There is nothing called Mughal. And after this only you will see that there was a rise of यूरोपियन पावर्स. वो जो कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस है वो भी कहीं ना कहीं शुरू हो जाता है. और इसके बाद जो होता है, हैदराबाद, कर्नाटक, बंगाल, अवध, मैसूर, राजपूत, मराठा, पंजाबी सब अपने आप को अलग इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करते हैं, और एक छोटे से हिस्से में जो है ये मुगलिया सल्तनत महदूद होके रह जाती है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द later Mughals and the causes of fall of Mughal Empire. I hope you liked the video. Do comment, share and subscribe. And if you want to visit us, you can visit us here, or once the lockdown is over and if you want to meet someone in person, you can come here at this address. And last but not the least, please maintain social distancing, use face masks and wash your hands, because we are going through really tough times. So take a good care of yourself, take a good care of your surroundings, stay safe, stay healthy. This is Dr. Mohammed Zia signing off. Thank you so much.